हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो हमारी अंतिम युद्ध की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं PYQs फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये टॉपिक इस बार नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल बताना है ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो डायापोज में जाता है। तो सबसे पहले बेटा आपको पता हो व्हाट इज डायापोज। डायापोज होता क्या है? वो कंडीशन जब कोई ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशंस में अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देता है, उस कंडीशन को कहा जाता है बेटा डायापोज। ठीक है। और जितने भी जू प्लैंक्टन्स हैं उसमें से 70 to 80% डायापोज शो करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बच्चों हो जाएगा जू प्लैंक्टन। ठीक है। और डायापोज का डिफरेंस आपको डेफिनेशन पता चल गया कि अनफेवरेबल कंडीशन में जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को डिले कर दे देन इट इज नोन एज डायापोज। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ बेयर एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेसफुल टाइम इन विंटर। देखिए दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक होता है हाइबरनेशन और दूसरे को कहते हैं बच्चों एस्टिवेशन। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन दो वर्ड्स होते हैं। तो जब विंटर में ये प्रोसेस होती है तो उसको कहा जाता है हाइबरनेशन, और समर में जब ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज को, अपना टाइम जो है स्ट्रेसफुल या अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर देता है देन इट इज नोन एज एस्टिवेशन। फ्रॉग एस्टिवेशन भी शो करते हैं, जबकि बियर में हाइबरनेशन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज स्पेस इन इट्स कम्युनिटी और सराउंडिंग। देखिए अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देर आर डिफरेंट लेवल्स। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक लेवल क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या बना देता है? पॉपुलेशन। कि सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स क्या बना देंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस मिलके क्या बना देती है? एक पॉपुलेशन होगी, ये दूसरी पॉपुलेशन, ये तीसरी एंड सो ऑन। देन इट इज नोन एज कम्युनिटी। कम्युनिटी से बायोम की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस लेवल इज मीन्स ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस हायरार्की में किस लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म है, उसके हिसाब से उसका जो पोजीशन है, वो स्पेस है, वो स्पेसिफाई किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रैक्शन बताना है जो सकर फिश और शार्क के बीच में होता है। अगर आपको याद हो, शार्क फिश एक बड़ी सी फिश होती है और जो सकर फिश है उसके नीचे की तरफ सरवाइव करती है। तो जो वहाँ से जो शार्क जब फूड लेती है तो जो पार्टिकल्स बच जाते हैं वहाँ से वो अपना फूड ले लेती है। ठीक है। लेकिन ये जो शार्क है उसको किल भी कर देती है। तो ये शार्क लार्जर एनिमल्स हैं तो वो प्रीडेटर कहलाता है, जो स्मॉल फिशेज हैं वो प्रे कहलाती हैं। और ये इंट्रैक्शन क्या हो गया बेटा? पैरासिटिज्म हो गया। प्रीडेटर और प्रे दो वर्ड होते हैं ना। जो लार्ज साइज एनिमल्स होते हैं नॉर्मली वो दूसरे को, स्मॉल साइज वाले को खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल्स लाइक फिशेज एंड स्नेल अवॉइड समर रिलेटेड अनफेवरेबल कंडीशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या कहते हैं उसको? एस्टिवेशन। समर्स में एस्टिवेशन होता है, समर स्लीप जिसको कहते हैं। और विंटर्स में वो प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चों? विंटर्स में उसको क्या कह देते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, वन ऑफ द टू स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल शोज वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ एंड वाई। यूरी, यूरी का मतलब वाइड वेराइटी, यूरी वाइड रेंज, एंड स्टेनो का मतलब होता है नैरो। तो सीधी सी बात है, जो वाइडर अडेप्टेशन शो करेगा उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, चाहे वो यूरी हेलाइन है अगर सैलिनिटी की बात करें, यूरी थर्मल है अगर हम टेम्परेचर की बात करें। तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी वाला ऑर्गेनिज्म ज्यादा सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएगा बच्चों। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक एरिया में सर्वाइव करती हैं तो बहुत लंबे टाइम तक वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो इंफीरियर स्पीशीज होगी वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि दो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट सर्वाइव को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कंपीटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। बार्नेकल का मैंने एग्जांपल बताया था। अगर आप में से किसी को याद हो तो इसका इंफीरियर कौन होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। बार्नेकल सुपीरियर होता है, वो जब तक रहेगा तब तक दूसरी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती। चलिए, वाई कैटल्स एंड गोट नॉट सीन ग्रेजिंग ऑन द फील्ड विद कैलोट्रोपिस। ये भी जो प्रे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ डिफेंस टेक्निक्स डेवलप कर लेते हैं। जैसे कैक्टस के केस में वो डिफेंस टेक्निक क्या होती है? स्पाइंस होते हैं। इसी तरह कैलोट्रोपिस के केस में ग्लाइकोसाइड केमिकल्स वो सिक्रीट करते हैं जो हाईली पॉइजनस होते हैं प्रेडेटर के लिए। ठीक है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कैलोट्रोपिस शो करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू ऑर्गेनिज्म सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एनी 4 एग्जांपल्स। ठीक है, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसकी, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हाइबरनेशन की बात कर ली हमने, हमने एस्टिवेशन की बात की, हमने सस्पेंड की बात की, हमने डायपोज की बात की। एस्टिवेशन, डायपोज एंड सस्पेंड, ये 4 वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको डिफरेंसेस बताने हैं पैरासिटिज्म और कंपटीशन के बीच में, और एक एक एग्जांपल देना है। तो पैरासिटिज्म क्या है, एक को बेनिफिट एक को नुकसान होता है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है। यहाँ पे जो प्रेडेटर होगा बच्चों वो बेनिफिट उठाता है, और जो प्रे स्पीशीज होती है, प्रे ऑर्गेनिज्म होता है, उसको नुकसान होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आप इसमें 2 तरह के पैरासाइट होते हैं। एक्टो पैरासाइट की बात करें तो लाइस हो गई हमारे हेड में, और एंडो पैरासाइट की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो इकोलाई हो गया इंटेस्टाइन में। ठीक, इसी तरह अगर कंपटीशन की बात करें तो हार्बीवोर्स और जो प्लांट्स हैं एक ही एरिया में अगर ग्रो करते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अब जो इनमें होगा कि दोनों स्पीशीज जो कंपटीशन फेस करती हैं उसमें ऐसे मैकेनिज्म को इन्वॉल्व कर देती हैं जिससे कि वो को एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, इसी तरह पैरासिटिज्म में भी होस्ट अगर चेंज करता है अपने आप को तो पैरासाइट भी अपने आप को चेंज कर लेता है जिससे वो को इवॉल्व हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वनस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सी ग्रोथ कर्व होती है ये, एक्सपोनेंशियल है या लॉजिस्टिक है? चलिए बताइए फटाफट। इट इज एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ, कि जहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो सिग्मोइड ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, कि सबसे पहले लैग फेज आएगा, लैग फेज के बाद लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, अब आपको याद आ गया होगा, एक्सपोनेंशियल फेज आ जाता है, एंड फाइनली स्टेशनरी फेज आ जाता है जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, तो ये स्टेशनरी फेज है। तो सिग्मोइड ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, के कैरिंग कैपेसिटी है यहां पर बच्चों, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, और एन है इनिशियली जो पॉपुलेशन थी, और डी एन अपॉन डी टी इज ग्रोथ सॉरी पॉपुलेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। क्लियर, तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्पीशीज जब ग्रो करती है, लैग फेज फॉलोड बाय एक्सेलरेशन और लो फेज एंड देन डिसेलरेशन या स्टेशनरी फेज, तो एसिम्प्टोट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है जहां पे कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाती है, वहां पे और ज्यादा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बच्चों। ब्रूड पैरासिटिज्म, क्लासिकल एग्जांपल मैंने बताया था कुको और क्रो का, क्योंकि जो क्रो है वो बड़ा स्मार्ट है, कुको के नेस्ट में अपने एग्स ले कर देता है, वो बेचारी भोली भाली उसके एग्स को हैच करवा देती है। ठीक है, उसके बाद वो उड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों के एग्स कलर शेप और साइज में बच्चों ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, तो कुको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती। तो ब्रूड पैरासिटिज्म बच्चों एक ऐसी कंडीशन है जहां पे बर्ड ले कर देता है अपने एग्स दूसरे बर्ड के नेस्ट में, और दूसरा बर्ड उसको इंक्यूबेट करता है। एग्जांपल है कुको बर्ड ले एग्स इन द, और इवोल्यूशन के टाइम पे एग ऑफ कुको बर्ड हैव बिगन टू रिजेंबल विद एग ऑफ क्रो। ठीक है, तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर समर और विंटर्स में, उस प्रॉपर्टी को बच्चे कहते हैं, उस फीचर को बच्चों कहा जाता है, एक वर्ड होता है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस की एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की कि कीप इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस। होम्योस्टेटिस प्रॉपर्टी होती है। तो समर्स में हम स्वेटिंग कर देते हैं, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। विंटर्स में क्या होता है, जब बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है तो शिवरिंग होती है। शिवरिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है होम्योस्टेटिस, जिसके हेल्प से हम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, चाहे वो समर्स हैं चाहे वो विंटर्स हैं बच्चों। सर्टेन स्पीशीज ऑफ वास्प आर सीन इन फ्रीक्वेंटली विजिट फ्लावरिंग फिग ट्रीज। फिग ट्री और वास्प का जो एसोसिएशन था उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म बच्चों। म्यूचुअलिज्म होता है कि जो फीमेल वास्प है वो अपने एग ले करती है फिग के फ्रूट में, ठीक है, और फिग प्लांट को क्या मिल गया, पोलिनेटर मिल गया, तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। म्यूचुअल एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्शन इज म्यूचुअलिज्म। फीमेल वास्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली एज एग लेइंग साइट बट डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग देयर लार्वा, और बदले में वास्प को पोलिनेटर मिल गया, सॉरी वास्प एक्ट्स एज ए पोलिनेटर फॉर फिग प्लांट। याद रहेगा बच्चों। चलिए अब ये क्या दिया हुआ है, ये है एज पिरामिड के लिए पूछा गया था। स्टेबल, देखिए 3 तरह के पॉपुलेशन होती है
एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। अगर प्री रिप्रोडक्टिव नंबर मैक्सिमम है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, तो नेचुरल सी बात है ये जो नंबर मैक्सिमम था, हाईएस्ट था, नियर फ्यूचर में प्री रिप्रोडक्टिव चला जाएगा रिप्रोडक्टिव में, और रिप्रोडक्टिव वाले चले जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, तो नंबर रिप्रोडक्टिव का बढ़ेगा ना, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव में मैक्सिमम है, तो नियर फ्यूचर में पॉपुलेशन साइज जो है वो एक्सपेंड करेगा। याद रहेगा आपको। चलिए, दो डिफेंस मैकेनिज्म तो बताने हैं जो प्रे इवोल्व कर लेता है टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन ऑफ देयर प्रीडेटर। तो दो एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा कैमोफ्लेज होता है ना, जिससे वो अपने आपको जो लिविंग जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से चेंज कर लेता है, और मिमिक्री। तो एंटी प्रीडेटर अडेप्टेशंस जो है, जो डेवलप होती हैं इवोल्यूशन, वो हेल्प करती हैं प्रे ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल में अगेंस्ट द प्रीडेटर्स। पहला, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, कैमोफ्लेज होता है, और दूसरा मैकेनिज्म है मिमिक्री, साउंड ऑफ अदर एग्रेसिव मैकेनिज्म। आपने कैमलियन को देखा होगा, चैमलियन को देखा होगा, है ना, तो वो कैमोफ्लेज शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ constant environmental internal temperature beneficial to the organism and any two alternative ways by which organism can overcome stressful external conditions। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि होम्योस्टेटिस की हेल्प से हम अपना जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रख लेते हैं, जिससे कि एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जो कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर है वो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो एफिशिएंसी के साथ चलते रहेंगे, तो जिससे हमारी ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी। तो दो मेथड जो अल्टरनेटिव्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, एक तो माइग्रेट कर सकते हैं कि अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, कंडीशन सुटेबल नहीं है, तो टेम्परली वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, या समर और विंटर स्लीप में चले जाते हैं, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन उनमें हो जाता है, जिससे कि वो स्ट्रेसफुल अनफेवरेबल टाइम को पास कर देते हैं और उसके बाद फिर से नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। तो ये एडवर्स कंडीशंस को, अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है बेटा। चलिए, A forest hardly had any carnivore. Census of herbivore animals, mammals was taken and plotted as a graph as shown below, ठीक है। Identify the curve that explain the population growth of herbivores. Give reason for your answer. देखिए, दो तरह की ग्रोथ कर्व आपको देखने को मिल रही है बेटा। पहली को क्या कहोगे आप, ये लॉजिस्टिक हो गई, जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, और ये क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल हो गई, जहाँ पे रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। नॉर्मली ये सिग्मोइड होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन है, और ये जे शेप्ड कर्व कहते हैं इसको, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, तो हर्बीवोर की जो पॉपुलेशन है, जैसा कि मैंने बताया, जे शेप्ड ग्रोथ कब होगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, ड्रास्टिकली ग्रो कर रही है बेटा। इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर, कार्निवोर्स है नहीं, तो उसको हम dn अपॉन dt Rn, R इज रेट ऑफ ग्रोथ, एन ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, टी टाइम हो गया, पी सॉरी एन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, तो dn अपॉन dt Rn, आर क्या होता है, बी माइनस डी। बर्थ रेट, जिसको हम नेटेलिटी भी कहते हैं, एंड डेथ रेट विच इज नोन एज मोर्टेलिटी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है दैट इज ग्रोथ रेट, ठीक रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स टू सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। विच ऑफ दिस ए और बी शोज कन्फॉर्मर्स, what does the other line graph shows, how does this organism differ from each other with reference to homeostasis, और कैटेगरी बतानी जिससे हम ह्यूमन बींग्स बिलोंग करते हैं। देखो, एक तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा। तीन तरह के ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एक होता है रेगुलेटर्स, दूसरा होता है पार्शियल रेगुलेटर्स, एंड कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ए किसको शो कर रहा है, कन्फॉर्मर को, ये क्या हो गया, कन्फॉर्मर जो चेंज ही नहीं कर पाते। उसके बाद पूछ रहा है, अच्छा वहीं पे है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रेगुलेटर्स हो गए जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और तीसरा होता है पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है। अब डिफरेंसेस बताने कन्फॉर्मर और रेगुलेटर्स के बीच में, कि कन्फॉर्मर जो है होम्योस्टेटिस मेंटेन नहीं कर सकते, वो अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, जबकि रेगुलेटर्स में ये एबिलिटी होती है टू कीप देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब आपको पता चल गया होगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ह्यूमन बींग्स आर रेगुलेटर्स। तो कन्फॉर्मर्स में इसीलिए नैरो रेंज होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेसफुली अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, जबकि रेगुलेटर्स के केस में ये पॉसिबल होता है। सो दे शोज वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, ठीक है। चलिए, एक ग्राफ लॉजिस्टिक ग्रोथ बनानी है और नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी
और इस पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए आपको स्पेसिफाई करना है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कौन सी होती है? दो तरह की ग्रोथ मैंने आपको बताई थी, एक जे शेप्ड और दूसरी एस शेप्ड, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल। ये क्या थी? लॉजिस्टिक लैग फेज, लॉग फेज और सैचुरेशन फेज या स्टेबल फेज, है ना। डिसलेरेशन हो जाता है यहाँ पे एक्सेलरेशन फेज होता है। तो सिग्मोइड ग्रोथ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। तो डी एन अपॉन डी टी एट पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगी? पॉपुलेशन की डेंसिटी या रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? आर। आर क्या है यहाँ पे? ग्रोथ रेट है। और के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। याद रहेगा आपको, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैरिंग कैपेसिटी भी मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम नंबर इंडिविजुअल्स का एक पर्टिकुलर स्पीशीज का जहां पे वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकें, सस्टेन कर सकें। नेचुरल हैबिटेट में एनफ रिसोर्सेज हों जिससे वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इंडिविजुअल्स का सपोर्ट कर सकें। उसके बियॉन्ड अगर जाएंगे, देयर विल बी नो ग्रोथ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, या इंडिविजुअल्स का नंबर नहीं बढ़ेगा। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे चलते हैं। नेम द इंटरेक्शन कसकुटा शू फ्लावर, मायोराइजा रूट ऑफ हायर प्लांट्स, क्लाउन फिश टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमल, कोयल लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट, है ना। चारों बताने हैं आपको। चलिए बता सकते हैं आप लोग? बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका मैं बता देता हूँ। कोयल जिसको आप बड़ा सीधा समझते हो, ब्रूड पैरासिटिज्म। बताइए बताइए फटाफट बताइए। ब्रूड पैरासिटिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया कि यहाँ पे एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। मायोराइजा म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस। तीसरा एग्जांपल क्या था हमारा? क्लोन फिश टेंटेकल ऑफ अदर एनिमल, प्लस जीरो। एंड यहाँ पे वही पैरासिटिज्म है तो प्लस माइनस। तो चार तरह का इंटरेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली द थ्री काइंड ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। तो तीन टाइप के एज पिरामिड्स मैंने बताए थे आपको बेटा। सबसे पहले एक्सपेंडिंग, दूसरा टाइप होता है स्टेबल, और तीसरा टाइप होता है बच्चों डिक्लाइनिंग। तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा ये है कि यहाँ पे जो होगा, जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो है, उसका नंबर मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर ऑलमोस्ट सेम होगा। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव का नंबर हाई होगा एज कंपेयर टू प्री रिप्रोडक्टिव। तो नियर फ्यूचर में पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी। अब दूसरा पार्ट क्या है? हाउ डज एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हेल्प इन पॉलिसी मेकर फॉर प्लानिंग। सीधी सी बात है, वो देख लेंगे कि भाई कौन सी स्टेज है हमारी कंट्री की, हमारे एरिया की, हमारे स्टेट की, है ना। तो ये तीनों टाइप आपके लिए मैंने दिखा दिया है। ये एक्सपेंडिंग हो गई, यहाँ पे आप देख रहे हो प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव उससे कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है। समझ आ गई बात? स्टेबल में देखिए प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट बराबर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम। लेकिन थर्ड केस में क्या होगा? डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर सबसे कम हो जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का उससे ज्यादा, और फिर रिप्रोडक्टिव का उससे ज्यादा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का फिर से कम हो जाएगा। तो नियर फ्यूचर में जो पॉपुलेशन साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जो एज पिरामिड की जो स्ट्रक्चर है ना, वो हेल्प करेगी। कैसे भाई? ग्रोइंग है, स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है, इसके बेसिस पे जो डाटा मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे ये कंडीशन है तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, है ना। फैमिली प्लानिंग जैसे मेथड्स के लिए लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में प्रमोट करना पड़ेगा। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का ग्रोथ है या एज पिरामिड देखने को मिल रहा है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए 4 एबायोटिक कंपोनेंट्स बताने हैं आपको जिसकी वजह से वेरिएशन आता है फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ हैबिटेट, और इंपैक्ट ऑफ दिस कंपोनेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट। चलिए थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। ये 4 पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। सीधी सी बात है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अप टू ए लिमिट। उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के बेस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। वाइड रेंज है तो यूरीथर्मल हो जाएंगे, अगर नैरो रेंज है तो स्टेनोथर्मल। तो इनका सर्वाइवल चांसेस, इनका एडेप्टेशन हाईएस्ट होगा, ठीक। दूसरा पैरामीटर वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
है ना, जिसकी वजह से प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली होता है। फ्रेश वाटर फॉर्म जो है उसी वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकती, सैलिनिटी का चक्कर आ जाता है, स्टेनो एलाइन एंड यूरी एलाइन, फिर से वही दो वर्ड आ जाएंगे, सैलिनिटी। तीसरा है लाइट, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का ड्यूरेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स एटसेट्रा। ठीक है, इसी इसी वजह से जो लाइट की जो ड्यूरेशन है एनिमल्स में अगर देखें तो फॉरेजिंग एक्टिविटीज जो हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगी, माइग्रेटरी एक्टिविटीज हैं वो अफेक्ट हो जाती है एनिमल्स की। और सोइल का जो टेक्सचर है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो उसकी कंपोजिशन है, वो हेल्प करती है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। तो ये चारों पैरामीटर बहुत क्रूशियल हैं, बहुत हेल्पफुल हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एट डिफरेंट एरियाज, टेम्परेचर, वाटर, सोइल एंड लाइट। क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन करना है, रीजन बताना है व्हाई टूरिस्ट विजिटिंग रोहतांग पास और मानसरोवर आर एडवाइज टू रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी और एक्टिव लाइफ ओनली आफ्टर फ्यू डेज ऑफ रीचिंग देयर। इज इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट स्मॉल एनिमल्स पोलर रीजन, गिव रीजन फॉर दैट। चलिए ओके, ये नोट दिस वन। देखिए जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना बेटा, हायर एल्टीट्यूड पे आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग में। इसीलिए एडवाइस किया जाता है अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, रोहतांग पास पे जाते हैं, तो पहले अपने आप को एडजस्ट कर लें, अडेप्ट कर लें, नॉर्मल एक्टिविटीज आ जाए, आरबीसी का नंबर बढ़ जाए, एंड देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का कि जब हम पोल से इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, इक्वेटर से, यही तो क्वेश्चन था हमारा कि जब हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो वहां पे पोल्स पे स्मॉल साइज एनिमल्स नहीं मिलते। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? स्मॉल साइज एनिमल्स नॉट फाउंड ऑन पोल्स। यहां पे सीधा सीधा कोरिलेशन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। सरफेस एरिया वॉल्यूम का कोरिलेशन है। देखो बेटा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना तो मोस्टली जो एनर्जी है वो स्पेंड हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की टू मेंटेन दैट प्रोसेस, है ना। इसी वजह से स्मॉल साइज एनिमल्स नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं कहाँ पर, पोलर रीजन्स में। क्लियर? तो सरफेस एरिया वॉल्यूम का रिलेशनशिप अगर आपको याद है, सीधी सी बात है, सरफेस एरिया कम है तो कम एनर्जी उसको स्पेंड करनी पड़ेगी, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है सेल्स का, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। होप चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, तो आपको वही करना है जो आप हमेशा करते हैं, आपके फेवरेट डेस्टिनेशन बायोनिधि पर कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है? टिल देन कीप स्टडिंग,